नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित आपकी एक बेहतर समझ बन सके और उस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी कर सके। सामान्यतः हम 4 या 5 खबरों को इस प्रोग्राम में लेते हैं जो पिछले एक सप्ताह में लगातार महत्वपूर्ण रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह की कौन सी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबर है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व लगातार चर्चा में रहा है, बाघ अभ्यारण्य लगातार चर्चा में रहा है अलग अलग कारणों से, तो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बाघ अभ्यारण्य के कारण गांव पुनर्वास की भूमिका, या आप कह सकते हैं कि जब हम किसी बाघ अभ्यारण्य को स्थापित करते हैं तो बाघों और ह्यूमंस के बीच, यानी मानव और बाघ के बीच इंटरेक्शन कम हो, संघर्ष कम हो, उसके लिए जरूरी है कि बाघ क्षेत्र में आने वाले, खास तौर से बाघ के कोर क्षेत्र में आने वाले गांवों का पुनर्वास किया जाए। तो गांव के पुनर्वास किस प्रकार से किए जाते हैं, उसके संबंध में किस प्रकार के कानून हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, और साथ ही उसके अंतर्गत आने वाली चुनौतियां क्या हैं, इसको जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से हाल ही में नेम्मेली क्षेत्र में, तमिलनाडु के नेम्मेली क्षेत्र में ऊनी गर्दन वाले स्टॉक्स देखे गए हैं। आप इसे सारस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे सारस जिनकी गर्दन ऊन की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनको ऊनी गर्दन वाले स्टॉक्स कहा जाता है, तो इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोंकण का एक विशेष क्षेत्र लगातार चर्चा में है जिसको हम सडा के नाम से जानते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है SADA। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना पड़ेगा कि इसको कोंकणी भाषा में सादा कहा जाता है, सडा कहा जाता है। इसके प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, तो इस पर भी बात होगी। सबसे पहले पहली खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है, इन दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेने के लिए आपको कॉल करनी है 8750187501 पर। इसके अलावा और भी अन्य दृष्टि की जो शाखाएं हैं वहां पर भी हमारे बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो जयपुर शाखा हो, चाहे वो प्रयागराज शाखा हो, लखनऊ शाखा हो या इंदौर शाखा। और उन शाखाओं में एडमिशन लेने के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। आज की पहली पर्यावरणीय खबर को देखते हैं जिस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है, और जो खबर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व लगातार चर्चा में इस कारण से है क्योंकि हाल ही में आपने एक परियोजना का नाम सुना होगा, जिस परियोजना को हम किस नाम से जानते हैं? उस परियोजना को हम जानते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से, और इसको मध्य प्रदेश की इंटरलिंक रिवर लिंक परियोजना से जोड़ दिया गया है, और इन दोनों परियोजनाओं को मिलाकर के एक परियोजना बना दिया गया है, जिस पर हमने अपना इन फोकस का प्रोग्राम भी बहुत विस्तार से किया था। इसी परियोजना के अंतर्गत बनास रिवर पर, जो कि राजस्थान से बहती है, एक डैम बनाना प्रस्तावित है, जिस डैम का नाम है डुंगरी बांध। इस डुंगरी बांध के निर्माण से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का लगभग 37 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जलमग्न हो सकता है, और वो जंगली क्षेत्र में जंगली जानवरों के साथ साथ बाघों की आवाजाही, उनके आपसी संपर्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, और इसलिए संरक्षणवादियों ने इस परियोजना को लेकर के चिंता जाहिर की है। इस परियोजना पर हमने विस्तार से बात कर ली है अलग प्रोग्राम में। अब हम यहाँ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, और वो सामान्य जानकारी इसी प्रकार से है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की अगर आप स्थिति को सामान्य तौर से देखें तो यहाँ पर ये पड़ता है, और मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। तो इसको 2 पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित माना जाता है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? एक अरावली, आप जानते हैं कि अरावली राजस्थान को लगभग आप कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में बांट देती है, बराबर हिस्सों में नहीं बांटती, लेकिन दिल्ली के दक्षिणी हिस्से से लेकर के और राजस्थान में निचले हिस्से तक अरावली जाती है। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैलादेवी अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। रणथंभौर का जो बाघ अभ्यारण्य है उसमें रणथंभौर नेशनल पार्क और सवाई मानसिंह जो अभ्यारण्य है, और इसके साथ कैलादेवी जो अभ्यारण्य है, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। देश में संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी,
उसी के अंतर्गत रणथंभौर टाइगर रिजर्व का विशिष्ट महत्व स्थापित है। रणथंभौर किले के बारे में ये कहा जाता है, आप जानते हैं कि यहाँ पर रणथंभौर किला भी स्थित है और उसके बारे में कहा जाता है कि 1000 वर्ष पुराना किला है जिसका निर्माण चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह उद्यान के भीतर 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर रणनीतिक रूप से स्थापित है। आप ये जानते हैं कि जब मध्यकालीन भारत में किलों का निर्माण करवाया जाता था तो विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता था उनके रणनीतिक महत्व को। और जब हम रणनीतिक महत्व की बात करते हैं तो भूगोल यानी लैंडस्केप का विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता था और किसी भी किले का निर्माण ऊंचाई वाले क्षेत्र पर कराया जाता था ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एक बेहतर स्थिति का निर्माण किया जा सके और किले शासन की प्रमुख व्यवस्था का हिस्सा होते थे। तो इसी प्रकार की व्यवस्था का रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी, रणथंभौर किला भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और माना जाता है कि 944 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। वापस लौटते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में और इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। जो ये रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, ये अत्यधिक खंडित वन क्षेत्र, खट यानी यहाँ पर बहुत से आपको खड्डे वाले एरिया भी देखने को मिलेंगे, नदी नाले और कृषि भूमि इसके अंतर्गत शामिल है। इसी के अंतर्गत जो कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी आता है। कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से चंबल के खड्डों वाले आवास और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, इसके वन क्षेत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर परिदृश्य यानी लैंडस्केप से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सीधा यही है कि जो श्योपुर के वन क्षेत्र है और चंबल के खड्डे वाले आवास हैं, इसके माध्यम से रणथंभौर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित कोनोपालपुर लैंडस्केप से भी जुड़ता है और अपने आप में बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु भी उपलब्ध कराता है। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बाघों को कोनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कोनो नेशनल पार्क की ओर जाने के लिए आसान मार्ग प्रदान करती है। और आप जानते हैं कि इस तरह के आसान जो मार्ग होते हैं बाघों के लिए वो वस्तुतः उनके संरक्षण में विशेष भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनको गमन करने के लिए एक आसान रास्ता मिल जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। वनस्पति और वन्य जीवों की बात करें रणथंभौर टाइगर रिजर्व में तो वो किस प्रकार की पाई जाती है। वनस्पति में पठारों पर घास के मैदान और मौसमी नदियों के किनारे घने जंगल शामिल है। मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी सूखे हुए ऐसे वन जो अपने पत्ते गिराते हैं। और उष्णकटिबंध का आप जानते हैं कि उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है पृथ्वी का, जैसे ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा और ये दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कर्क रेखा से लेकर के दक्षिण में मकर रेखा तक। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी ड्राई पर्णपाती वन ऐसे वन जो अपने पत्ते गिराते हैं, जिसमें ढाक नाम की वृक्ष प्रजाति विशेष रूप से आम है जो लंबे समय तक सूखे को झेलने में सक्षम है। और ढाक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस पेड़ को जंगल की आग भी कहा जाता है और यह उन कई फूलों वाले पौधों में से एक है जहां की शुष्क गर्मियों में रंग भर देते हैं। यह उद्यान यानी जो रणथंभौर का नेशनल पार्क है वन्य जीवन को समृद्धि प्रदान करता है और स्तनधारियों में बाघ खाद्य श्रृंखला की शीर्ष पर है। आप जानते हैं कि बाघ जो है वो कीस्टोन प्रजाति भी माना जाता है और कीस्टोन प्रजाति का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है और इसलिए इसके संरक्षण के विशिष्ट प्रयास आवश्यक होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो अन्य जानवर हैं वो किस तरह के हैं, तेंदुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं, धारीदार लकड़बग्घा, सामान्य रूप से एक हनुमान लंगर जिसको कहा जाता है हनुमान लंगूर वो भी यहाँ पर पाया जाता है। रिसस मैकॉक यानी जो बंदर है, रिसस जो बंदर है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। सियार, जंगली बिल्लियां, कैराकल, काला हिरण, ब्लैक नेप्ड खरगोश और चिंकारा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सामान्य बात हमने किस पर कर ली, रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर सामान्य बात हो चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत जो आने वाले गांव हैं उनका पुनर्वास बेहद आवश्यक है ताकि हम ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट की कम से कम घटनाओं को होने दे या हम इनके इंटरेक्शन को कम से कम कर सके, इनके संघर्ष को कम से कम कर सके, जानवरों के और ह्यूमन के यानी मानव जानवरों की इंटरेक्शन को कम करके उनके बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को हम कम से कम कर सके। इसके लिए जरूरी है कि जो हम बाघ अभ्यारण्य बनाते हैं उनके कोर क्षेत्र और उनके बफर क्षेत्रों में
मानव आवास को कम से कम करें, और मानव आवास को कम करने के लिए जरूरी है कि हम उनका अन्य स्थानों पर पुनर्वास करें, और इसके अंतर्गत जनजातियों का पुनर्वास विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम जनजातियों के पुनर्वास की बात करते हैं तो उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और साथ ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो वन्य क्षेत्रों में उनके आवास या उनके पुनर्वास को नियमित करने का प्रयास करते हैं ये दोनों कानून। तो इस पर विस्तार से बात करते हैं, विशेष रूप से आपके लिए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो बाघ अभ्यारण्यों से गांवों के पुनर्वास की आवश्यकता विशेष रूप से स्थापित होती है, और पुनर्वास का उद्देश्य यही है कि जो बाघ संरक्षण के लिए अविवादित स्थान बनाया गया है, बाघ संरक्षण के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, उसके मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गांवों का पुनर्वास किया जाता है। ये यही टॉपिक है। बाघों को प्रजनन और अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बड़े मानव रहित क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक संदर्भ में भी हमने देखा है कि जो पुनर्वास है, जंगली क्षेत्रों में जो पुनर्वास है वो ब्रिटिश काल से ही होता आ रहा है, और प्रारंभ में लकड़ी उत्पादन के लिए उनका पुनर्वास होता था, लेकिन ब्रिटिश काल के बाद स्वतंत्र भारत में विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए पुनर्वास की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यानी जो भी कोर क्षेत्रों में या बफर क्षेत्रों में आवास स्थित हैं, उन वनवासियों के आवास को पुनर्वास करने का प्रयास किया गया है ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। संरक्षण की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है, जिसके अनुसार 20-22 जो प्रजनक मादा बाघिन होती हैं उनके लिए 800 से 1200 वर्ग किलोमीटर का अविवादित क्षेत्र है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, उस क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और 1000 से 3000 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र आवश्यक होता है केवल 20-22 प्रजनक मादा बाघिनों के लिए। कोर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुनर्वास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अनुसूचित जनजातियों और वनवासी समुदायों को बाघों के कोर आवासों से पुनर्वासित करना है, ताकि इन क्षेत्रों में मानव निवास न हो और बाघों का संरक्षण किया जा सके और उनके प्रजनन में किसी प्रकार की समस्या न आए। इसी से संबंधित ये पूरा टॉपिक है। अगर हम पुनर्वास की कानूनी रूपरेखा और उसकी प्रक्रियाओं की बात करें तो पुनर्वास कई कानूनों द्वारा नियमित होता है। इसके संबंध में कई कानून हैं, और वर्ष 2006 में पारित वन अधिकार अधिनियम के साथ साथ 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पुनर्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण कानून हैं। पुनर्वास ये कहता है कि पुनर्वास स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी इच्छा इसमें शामिल होनी चाहिए और उनकी सहमति से ही, पारस्परिक सहमति से ही वन अधिकारियों के साथ मिलकर या जो वन डिपार्टमेंट है उसके साथ सहयोग से ही इस प्रकार का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पुनर्वास के इच्छुक परिवारों के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही कृषि भूमि, आवासीय भूमि, घर निर्माण, जल, बिजली, स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पुनर्वास के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी हैं, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2008 में स्वैच्छिक गांव पुनर्वास दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें पुनर्वास प्रक्रिया FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अधिकारों की मान्यता और वन विभाग के माध्यम से पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन को शामिल किया गया था। हालांकि इनके पुनर्वास प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि वन में रहने वाले समुदाय, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो जिला प्रशासन है उसके बीच एक तनाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो अब हम इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, इससे संबंधित जो शिकायतें हैं, किससे संबंधित, पुनर्वास से संबंधित, बाघ अभ्यारण्य में बसे हुए गांवों को दूसरे स्थान पर पुनर्वासित करने के संबंध में जो चुनौतियां हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। कई जगहों पर शिकायतें प्राप्त होती हैं स्थानीय समुदाय की। उन्होंने आरोप लगाया है कि वन विभाग स्वैच्छिक होने के बावजूद, पुनर्वास की प्रक्रिया इच्छा पर डिपेंड होने के बावजूद पुनर्वास के लिए दबाव डालती हुई दिखाई देती है, यानी वनवासियों पर दबाव डाला जाता है पुनर्वास के लिए। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में स्थित ताडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य जैसे क्षेत्रों से ये शिकायत प्राप्त हुई है कि जहां जो गांव पुनर्वास के लिए नहीं गए उन्हें सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। यानी अगर गांव ने मना कर दिया पुनर्वास के लिए तो उन्हें उनकी सामान्य सुविधाओं से वंचित किया गया है। इस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं।
कुछ पुनर्वासित गांवों ने शिकायत की है कि पुनर्वास प्रक्रिया ने उन्हें पहले से भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचा दिया, क्योंकि पुनर्वास से संबंधित जो नियम थे, जो सुविधाएं प्रदान की जानी थी, उनका पालन नहीं किया गया और वो लगातार सुविधाओं और संसाधनों की कमी से जूझते रहे। एनटीसीए का एक आंकड़ा भी हमें प्राप्त होता है जो बताता है कि भारत में, आप ये जानते हैं कि भारत में टोटल बाघ अभ्यारण्य कितने, 57 है। तो एनटीसीए का जो ये आंकड़ा है, ये 53 बाघ अभ्यारण्यों के बारे में है, जो बताता है कि 53 बाघ अभ्यारण्यों के जो कोर क्षेत्र हैं उसमें 848 गांव और 89,808 परिवार रहते हैं, जिनमें से 257 गांवों को पुनर्वासित किया गया है, यानी एक स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान पर बसाया गया है, जबकि 591 गांव अभी भी कोर क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जो बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र है। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आंकड़ा भी हमें प्राप्त होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है ऊनी गर्दन वाले स्टोक्स। ये लगातार चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि सामान्यतः जो इनकी अवस्थिति है वो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में देखने को मिलती है, लेकिन हाल ही में इन्हें नेमेली के आसपास भी देखा गया है। इनका एक तरह से विजुअल प्राप्त हुए हैं और इसी के कारण से ये लगातार चर्चा में आ जाते हैं। तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे। इनके स्थान और महत्व के बारे में यही है कि 5 जनवरी 2025 को OMR यानी ओल्ड महाबलीपुरम रोड के पास स्थित जो ग्रेट साल्ट लेक है नेमेली में, ग्रेट साल्ट लेक नेमेली में 6 ऊनी गर्दन वाले स्टोक्स या सारस देखे गए हैं। यह स्थान इस प्रजाति के सामान्य क्षेत्र से बाहर माना जाता है, यानी जो ग्रेट साल्ट लेक नेमेली में 6 ऊनी गर्दन वाले स्टोक्स देखे गए हैं, सारस देखे गए हैं, ये इनके सामान्य स्थानों से, जहां पर ये सामान्यतः देखे जाते हैं, उससे बाहर के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी कारण से ये पूरा चर्चा में है। चेन्नई के बाहर के इलाकों में ऊनी गर्दन वाले स्टोक्स की कुछ दुर्लभ और असामान्य उपस्थिति देखने को मिली है और नेमेली में इनका जो आना है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रजाति का सामान्य स्थान नहीं है। तमिलनाडु में ऊनी गर्दन वाले स्टोक्स ज्यादातर दक्षिण हिस्सों में पाए जाते हैं और विशेष रूप से कृषि भूमि के आसपास। तो एक कारण ये भी उठता है, एक स्वाभाविक प्रश्न ये भी उठता है कि नेमेली क्षेत्र में इन्हें क्यों देखा गया है, क्योंकि कई बार ये अन्य स्थानों पर धीरे धीरे गमन कर जाते हैं, कृषि के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं और नेमेली के, ऐसा माना जा रहा है कि नेमेली के हरे भरे क्षेत्र और धान के खेतों से संभवतः ऊनी गर्दन वाले स्टोक्स आकर्षित हुए हैं और इसी कारण है कि इनकी उपस्थिति वहां पर देखी गई है। अब स्टोक्स के बारे में, ऊनी गर्दन वाले जो स्टोक्स हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो गर्दन है वो ऊन की तरह दिखाई देती है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी यही है कि ये अपनी गर्दन के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो गर्दन है वो ऊन जैसी दिखाई देती है, ऊन जैसी संरचना से लिपटी रहती है। इनके सर पर आपको काले धब्बे देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इनके सर पर काले धब्बे हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिकोनिया एपिस्कोपस। सिकोनिया को कई बार सिचोनिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन से आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। सिकोनिया एपिस्कोपस इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इसमें एपिस्कोपस शब्द का जो लैटिन अर्थ है वो बिशप या अधिकार से होता है और ये नाम इसके सिर के धब्बे से संबंधित माना जाता है। तो ये इसके बारे में सामान्य जानकारी हुई और जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इसको नियर थ्रेटन्ड श्रेणी में रखा गया है। नियर थ्रेटन्ड जो श्रेणी है उसमें इसको रखा गया है और नियर थ्रेटन्ड को हिंदी में आप कहेंगे संकटापन, संकटापन श्रेणी में इसको रखा गया है। इसको विशेष तौर से आप ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि कोंकण के सादा मैदान से जुड़ा हुआ है और सादा को हमने बताया था इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये कोंकण कोस्ट है, आप ये जानते हैं। और कोंकण कोस्ट में जब हम महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सादा मैदान देखने को मिलते हैं। सादा मैदान भी इनको नहीं कहना चाहिए, आप कह सकते हैं पहाड़ी का ढलान वाला क्षेत्र जो बड़े एक प्रकार से मैदान की तरह प्रकट होता है। तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसकी जो भौगोलिक विशेषता है, एक सामान्य दृष्टि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी का फैला हुआ क्षेत्र है जिसको हम सादा मैदान के नाम से जानते हैं। कई जगहों पर इसको सदा भी लिखा जाता है, तो वो भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये कोंकण क्षेत्र में बड़े समतल क्षेत्र हैं, शताब्दियों में होने वाले कटाव से बने हैं, यानी सेंचुरीज में लगातार होने वाले कटाव से इनका निर्माण हुआ है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। यहाँ की दृश्यावली
खड़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं से समतल पहाड़ियों में बदल जाती है। यानी ये समतल पहाड़ियों के एक रूप के रूप में भी आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। अगर मानसून में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो सामान्यतः ये बंजर भूमि के रूप में ही प्रकट होते हैं, लेकिन मानसून के समय एक प्रकार से इनका स्वरूप बदल जाता है, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। और सतारा जिला के जो कास पठार हैं उस जैसे पठारी क्षेत्रों के ये समान हो जाते हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपको कास पठार देखने को मिलते हैं, उसी तरह की संरचना आपको इनकी भी सादा मैदानों की भी देखने को मिलेगी। इनकी सामान्य विशिष्टताओं की बात करें और जैव विविधता के दृष्टिकोण से इस पर चर्चा की जाए तो रत्नागिरी में किए गए जैव विविधता सर्वेक्षण में 459 पौधों की प्रजातियां, 31 सरीसृप प्रजातियां, 13 उभयचर प्रजातियां, 169 पक्षी प्रजातियां, 41 स्तनधारी प्रजातियां पाई गई हैं। इनमें से 105 पौधों की प्रजातियां कोंकण क्षेत्र में विशेष रूप से पाई गई है। अगर इनकी पारिस्थितिकी सेवाओं यानी इनके पूरे इकोसिस्टम के कारण प्राप्त होने वाली सर्विसेज की बात करें तो चट्टानी भूमि और खारे नालों से घिरे होने के बावजूद, ये चट्टानी भूमि से घिरे हैं, खारे नालों से घिरे हैं, उसके बावजूद भी ये अपनी विशेष भौगोलिक संरचना के कारण कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जो कुओं, झरनों और निरंतर बहने वाली धाराओं के माध्यम से उपलब्ध होता है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्ष भर ताजे पानी की आपूर्ति इनके माध्यम से इस क्षेत्र में होती है। तो अपने आप में एक विशिष्ट एक तरह से सर्विसेज है इनकी। ये सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व की बात करें तो इस क्षेत्र में स्थानीय लोग मानसून के दौरान सादा के छोटे टुकड़ों पर चावल और मिलेट्स की खेती करते हैं, बाजरा की खेती करते हैं, और उसमें कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। जल संरक्षण में भी विशेष भूमिका है यहाँ के स्थानीय समुदाय जल स्रोतों का संरक्षण करते हैं और इसे धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक नियमों के माध्यम से बनाए रखते हैं, जिसमें स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। वन्य जीवों के लिए आवास की बात करें तो सादा के जो जल निकाय है उसमें ताजे पानी के कछुए, जिनको भारतीय फ्लैपशेल कछुआ कहा जाता है, तेंदुए, लकड़बग्घे, गुलदार, बार्किंग डियर और प्रवासी पक्षी जैसे जीवों के लिए यह आवास उपलब्ध कराते हैं। खतरे और भूमि उपयोग में बदलाव की बात करें तो लगातार बढ़ती विकास गतिविधियों और खनन के कारण इस क्षेत्र को भी एक सामान्य खतरा उपस्थित होता है। साथ ही यहाँ की कृषि भूमि पर लगातार आवासीय क्षेत्र भी डेवलप किए जा रहे हैं। विभिन्न परियोजनाएं भी यहाँ पर प्रस्तावित हैं। पत्थरों का खनन एक विशिष्ट आप विकासात्मक गतिविधि कह सकते हैं, जिससे इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे लैंड्स को आने वाले समय में खतरा उपस्थित हो सकता है। इस पूरे क्षेत्र को सामान्यतः बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसके सामने आने वाली चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा देता है और भविष्य में इस बात की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है कि इस क्षेत्र को भविष्य में बंजर भूमि के कारण समझे जाने के कारण नुकसान हो सकता है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। अब इन सभी टॉपिक पर एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला के संगम पर स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमालय और विंध्य, सह्याद्री और अरावली, सह्याद्री और हिमालय, अरावली और विंध्य। अगला प्रश्न है कौन सा अधिनियम बाघ अभ्यारण्यों से गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? वन अधिकार अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दोनों, ए और बी दोनों, और वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम की जब हम बात करते हैं, वन अधिकार अधिनियम से डिफरेंट है वन संरक्षण अधिनियम, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है ऊनी गर्दन वाला स्टोक किस क्षेत्र से अधिक जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु का दक्षिणी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर भारत या कर्नाटक? और अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न, कोंकण क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता क्या है? चट्टानी पर्वत, रेगिस्तान, समतल ढलवा पहाड़ियां जिन्हें सादा कहा जाता है, और नदी घाटियां। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।